नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हो, हरियाणा जीके पढ़ रहे हो स्पेशली। तो आपने हरियाणा के अंदर क्या क्या पढ़ना था, प्राचीन भारत का जो फ्लो चार्ट था वो आपने पढ़ लिया था। प्राचीन हरियाणा का इतिहास का फ्लो चार्ट। जो प्राचीन हरियाणा के इतिहास का फ्लो चार्ट था वो आपने पढ़ लिया। पहले आपने क्या करना है, नामकरण पढ़ना है, फिर आपने नवपाषाण पाषाण काल पढ़ना है, फिर आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़नी है, फिर वैदिक पढ़ना है आपने, फिर कुरु पुरु पढ़ना है, फिर महाभारत रामायण, फिर वास्तवशेष। यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, एक क्रम में चीज़ें बताई गई थी कि भाई आपको कैसे पढ़ना है हरियाणा के इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा को। और हमने यहाँ पे हरियाणा का जो नामकरण है, हरियाणा की जो बेसिक चीज़ें हैं और जो फ्लो चार्ट हैं, तीनों हमने पूरा कर लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा आपका यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। आज जो आपने पढ़ना है वो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता हरियाणा में यानी कि जो स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन के, उनको आपने पढ़ना है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो अर्थ है, उनकी किन लोगों ने, किन इतिहासकारों ने खोज की, या फिर यानी कि उनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो आपने पढ़नी है। तो उससे पहले जो बेसिक सी बातें हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यानी कि आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पहले जब हरियाणा का नामकरण पढ़ा था तो जो ऋग्वेद है आपका सबसे प्राचीनतम वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन कौन सा है आपका, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो वर्णन मिलता है वो मिलता है दृशदती नदी का, दृशदती और सरस्वती नदी। यानी कि सरस्वती और दृशदती नदी का अगर आपसे पूछे कि भाई कहाँ वर्णन मिलता है, जो दृशदती है इसको चेटांग नदी भी कहा जाता था, चेटांग नदी भी कहते थे। तो जो ये नदियाँ हैं इनका वर्णन आपको कहाँ पे मिलता है, इनका वर्णन मिलता है आपको ऋग्वेद में। और यहीं पे आपको क्या मिलता है, हरियाणा के बारे में भौगोलिक जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे हरियाणा के बारे में भौगोलिक जानकारी, सरस्वती, दृशदती, चेटांग नदी की जानकारी, वो आपको कहाँ पे मिलती है, वो आपको मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। सेकंड है आपका यानी कि यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर एक शतपथ ब्राह्मण। अब जो ये शतपथ ब्राह्मण है, यहाँ पे आपको जो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोगों का आचरण और जो यहाँ के लोगों का शिष्टापूर्वक व्यवहार है, इसकी जानकारी आपको मिलती है। शिष्टापूर्वक व्यवहार अगर आपसे पूछे यानी कि हरियाणा के लोगों का जो आचरण है, शिष्टापूर्वक जो उनका व्यवहार है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट है आपका सामवेद, और सामवेद में है आपका जैमिनी ब्राह्मण में आपको जानकारी मिलती है जो हरियाणा है, हरियाणा के बारे में, हरियाणा के लोगों के जीवन के बारे में सामान्य जानकारी। और नेक्स्ट है आपका यानी कि जो छांदोग्य उपनिषद है, उपनिषद को यानी कि वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद है इन्हीं को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। और यहाँ पे वर्णन है आपका जो आर्थिक आधार है, यानी कि आर्थिक
और सामाजिक और धार्मिक जो जीवन है हरियाणा के लोगों का, इसकी जानकारी आपको मिलती है। धार्मिक जीवन की जानकारी आपको मिलती है। अब यानी कि अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, दृशदति, सरस्वती और चेटांग नदी का वर्णन है। हरियाणा की भौगोलिक जानकारी मिलती है। जो यजुर्वेद है आपका शतपथ ब्राह्मण, इसके अंदर आपको हरियाणा के लोगों के बारे में जो आचरण है यहाँ के लोगों का, जो शिष्टापूर्वक व्यवहार है, इसकी जानकारी मिलती है। जो सामवेद है और इसके अंदर एक जैमिनी ब्राह्मण है, जैमिनी ब्राह्मण है। तो यहाँ पे हरियाणा के लोगों के जीवन के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद है, इसी को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। यहाँ पे जो हरियाणा के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन है उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका, कुछ पुस्तकें हमने की थी, आपका था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी है ये एक व्याकरणिक पुस्तक है, व्याकरणिक पुस्तक है। यही पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अष्टाध्यायी कैसी बुक है, वो एक व्याकरणिक बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है महर्षि पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपकी यानी कि महाभाष्य। महाभाष्य कहो या टीका कहो, ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी पतंजलि ने लिखी है। और नेक्स्ट है आपका जो आपका राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है, 12वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। और लिखी किसने थी, ये लिखी थी कल्हण ने। और इससे क्या होता है, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास को समझने में आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। किससे, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई, कल्हण के द्वारा। कश्मीर का ज़्यादातर इसमें इतिहास का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट है आपका हरश्रित। हरश्रित किसने लिखी है, ये लिखी है बाणभट्ट ने। किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट क्या था, ये राज्य कवि थे। राज्य कवि किसके थे, हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन किसकी संतान थे, प्रभाकर वर्धन की संतान थे। इनका भाई राज्यवर्धन था, बहन राजेश्वरी थी। और इन्होंने यानी कि 606 में क्या चलाया था, हर्ष संवत चलाया था। और किस डायनेस्टी के थे, वर्धन डायनेस्टी के थे। यानी कि हर्षवर्धन का अगर आपसे कभी पूछ भी लिया गया है तो कौन होगा, बाणभट्ट होगा। और इसकी जो हरश्रित लिखी है बाणभट्ट ने, उसमें क्या है, हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ये 6वीं या 7वीं शताब्दी का जो हरियाणा है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हरश्रित से। वैसे बहुत सारी जैसे बुक हैं, अखंड प्रकाश है धरणीधर की, या फिर आपका दिव्यावदान है, या फिर आपका महावंश है, दीपवंश है, और बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में क्या है, हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। और इसको आपने पढ़ना है। यानी कि जो मुख्य बातें हैं, ये है आपका अष्टाध्यायी व्याकरणिक बुक है, किसने लिखी है, पाणिनि। महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने। और हरश्रित लिखी है आपकी बाणभट्ट ने। और आपका ऋग्वेद में क्या वर्णन है, सामवेद में क्या वर्णन है, यजुर्वेद में क्या वर्णन है, छांदोग्य उपनिषद में क्या वर्णन है, हरियाणा के बारे में आपसे कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आसानी से यानी कि इनका जवाब दे सकते हो। अब यानी कि जो योद्धा है, मैंने आपको जब फ्लो चार्ट करवाया था तो योद्धा गण के बारे में बताया था। जो छोटे छोटे गणराज्य है हरियाणा के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो योद्धों ने क्या कहा था, हरियाणा को कहा था बहुधान्यक। यानी कि हरियाणा को क्या कहा था, इन्होंने कहा था बहुधान्यक। बहुधान्यक किसने कहा था हरियाणा को, योद्धों ने कहा था। और बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा कहाँ मिलती है हरियाणा के लिए, वो मिलती है आपको सबसे प्राचीनतम महाकाव्य महाभारत में। और योद्धों को क्या कहा गया है, युद्ध प्रेमी भी कहा गया है। और NTA नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो योद्धा हैं उनके सिक्के आपको कहाँ से मिलते हैं, जो सिक्के हैं वो मिलते हैं आपको रोहतक और सुनेत। यहाँ से क्या मिलते हैं, योद्धाओं की टकसालें मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, सिक्के ढालने के सांचे मिलते हैं। और नेक्स्ट है आपका, योद्धों ने क्या कहा है हरियाणा को, बहुधान्यक कहा है।
और यहाँ जो सिक्के हैं योद्धों के रोहतक और सुनेत से मिलते हैं। तो अब जो वामन पुराण है, वामन पुराण में किसका जिक्र है? वामन पुराण में जिक्र है आपका हरियाणा में कितनी नदियाँ बहती हैं? 9। जो हरियाणा में बहने वाली 9 नदियाँ हैं उनकी जानकारी मिलती है, यानी कि हरियाणा में बहने वाली नदियों की जानकारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कभी भी बन सकता है, और ये अष्टाध्यायी पूछ लिया गया है, महाभाष्य पूछ लिया गया है, राजतरंगिणी पूछ लिया गया है, हर्षचरित पूछ लिया गया है, किसने लिखी वो पूछ लिया गया है, कवि किसके थे वो पूछ लिया गया था, किस सेंचुरी में लिखी गई वो पूछ लिया गया। और इसमें जो आपका कुरुक्षेत्र वाला एरिया था और जो हरियाणा था उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ था वो हुआ था श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद यूज हुआ था, और इस श्रीकंठ जनपद का नाम किसने दिया था? ये दिया था नागवंश के शासकों ने, नागवंश के शासकों ने दिया था। अब यानी कि ये है बेसिक सी जानकारी, बट यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल पढ़ना है। ऋग्वेद में क्या वर्णन है हरियाणा के बारे में, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, छांदोग्य में क्या है, और जो पुस्तकें हैं इन सभी पुस्तकों में क्या मिलती हैं? इन सभी पुस्तकों में हरियाणा के बारे में आपको विषयक जानकारी मिलती है। अगर हरियाणा के बारे में विषयक जानकारी आपसे पूछे तो ये सभी पुस्तक रहेगी। और आपका योद्धेवाड़ा प्रश्न, यानी कि हरियाणा को क्या कहा है? बहुधानक कहा है। सिक्के कहाँ से मिलते हैं? रोहतक सुनेत से मिलते हैं। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का जिक्र है। अब जो नेक्स्ट है आपका, आगे देखते हैं, जो पढ़ते हैं। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला। तो अभी जो आपका बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी, तो अब बारी आती है जो सभ्यता है हड़प्पा उसकी। तो सबसे पहले हड़प्पा को पढ़ने से पहले कुछ बातें देखते हैं। जो आपका शिवालिक का क्षेत्र है, जो शिवालिक का क्षेत्र है, शिवालिक, इस शिवालिक क्षेत्र की निम्न श्रेणियों में, निम्न श्रेणियों में क्या मिलता है? नवपाषाणिक युगीन स्थल मिलते हैं। शिवालिक की निम्न श्रेणियों में कई नवपाषाणिक स्थल मिलते हैं। पहला आपका जो है, जो इसमें सभ्यता मिली थी, नवपाषाणिक जो सभ्यता है वो है आपका शीशवाल सभ्यता। शीशवाल सभ्यता ये एक नवपाषाणिक सभ्यता है, या फिर ये मानो कि भाई ये हड़प्पा के पूर्ववर्ती सभ्यता है। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उससे पहले भी सभ्यता थी और उस सभ्यता का नाम था शीशवाल सभ्यता। इसको नवपाषाणिक सभ्यता भी बोला जाता है, इसको सोती संस्कृति के समकालीन सभ्यता भी बोला जाता है। जो शीशवाल सभ्यता है आपकी, जो शीशवाल सभ्यता है, ये एक गांव है हिसार में, यहाँ यानी कि हिसार जिले में पड़ता है। यहाँ पे इस सभ्यता की खोज हुई थी। खोज करने का श्रेय किसको जाता है? सूरजभान को जाता है, सूरजभान। और ये इन्होंने खुदाई की थी यहाँ पे 1968 में। अब जो सूरजभान है, अगर इनके बारे में अगर आपसे पूछे तो ये आपका PU यानी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसके अंदर इतिहास के प्रोफेसर थे, इतिहास के प्रोफेसर थे। अब यानी कि जो शीशवाल सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी? ये एक कृषक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कृषक सभ्यता थी, कृषि युगीन सभ्यता थी। और आगे इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? दूध का जो प्रचलन आपको देखने को मिलता है, दूध का प्रचलन कहाँ से हुआ है? प्रचलन यहीं से हुआ है, दूध का प्रचलन यहीं से हुआ है। और जो आपका ये शीशवाल सभ्यता के जो प्रतिनिधि थे, लोग थे, प्रतिनिधि किस प्रजाति के थे? वो थे निग्रो ऑस्ट्रेलाइड, निग्रो
ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के। और जो ये आपके निग्रो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के जो लोग थे ये कहाँ पे रहते थे? ये रहते थे दृश्यदती नदी घाटी में। दृश्यदती नदी घाटी में रहते थे जो सीसवाल सभ्यता के लोग थे। निग्रो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग थे, यहाँ पे प्रतिनिधि थे और दूध का प्रचलन यहीं से हुआ है। इसको कृषक सभ्यता भी कहा गया है। और जो आपका शिवालिक है, शिवालिक की जो निम्न श्रेणियां हैं वहाँ पे कई नवपाषाणिक स्थल मिलते हैं। नवपाषाणिक जो सभ्यता है उसमें किसका नाम आता है? सीसवाल सभ्यता का आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में खोज हुई थी? हिसार में हुई थी। खोज किन्होंने करी थी? सूरजभान ने करी थी। और कब की थी? ये की थी 1968 में। सूरजभान कौन थे? PU यूनिवर्सिटी यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। अब जो सीसवाल है, सीसवाल के बारे में और क्या बातें हैं? सीसवाल से आपका क्या मिला है? यानी कि चाक के ऊपर बने मृत भांड मिले हैं। चाक के ऊपर बने मृत भांड कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपको सीसवाल सभ्यता से। हाथ से बने मृत भांड, हाथ से बने मृत भांड भी कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपको सीसवाल सभ्यता से। यहीं से आपके क्या है? यहीं से आपकी मोहरें मिली हैं, सिलबट्टे मिले हैं, सिलबट्टे। यहीं से आपका क्या मिला है? आपका हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के समय या पहले के अवशेष मिले हैं। अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता के समय के और उससे पहले के समय के अगर अवशेष पूछे तो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपके सीसवाल सभ्यता से। अब जो नेक्स्ट है आपका सीसवाल सभ्यता, तो यहाँ पे क्या है? 2 स्थल हैं आपके। 2 स्थल कौन कौन से हैं आपके? एक है आपका जो पाषाण काल है, पाषाण काल में यानी कि 2 आपको काल पढ़ने हैं। एक तो है आपका पूरा पाषाण काल। सेकंड है आपका नव पाषाण काल। इस नव पाषाण काल को क्या कहा जाता है? उत्तरोत्तर या फिर उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। यहीं पे सबसे पहले क्या है? कृषि का आरंभ होता है, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं पे आपका क्या है? जो पूरा पाषाण है, पहले इसके बारे में देखते हैं। पूरा पाषाण के 2 जगह हैं। एक पहला है आपका जो पिंजौर कालका वाला क्षेत्र है, पिंजौर कालका वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? 1.5 करोड़ वर्ष पहले, 1.5 करोड़ वर्ष पहले यानी कि जो पिलग्रिम्स महोदय थे, पिलग्रिम्स महोदय, इनको क्या मिला? इनको महोदय को एक मानव कपाल मिला। महोदय को मानव कपाल या खोपड़ी मिली, मानव कपाल मिला। अगर आपसे पूछे मानव कपाल की खोज किसने की थी? सबसे पहले मानव कपाल हरियाणा में कहाँ मिला? पिंजौर कालकावाड़ा क्षेत्र में पूरा पाषाणिक स्थल है। 1.5 करोड़ वर्ष पहले पिलग्रिम्स महोदय को यहाँ से मानव कपाल मिला। और यहाँ से एक बात सामने निकल के आई, तो ये क्या था? यहाँ पर मानव के प्राचीनतम आवास के साक्ष्य मिले। मानव आवास के सबसे पहले प्राचीनतम अगर आपसे साक्ष्य पूछे तो कहाँ से मिले? वो मिले पिंजौर कालकावाड़ा जो क्षेत्र था। पिंजौर कालका क्षेत्र पूरा पाषाणिक स्थल है। अब जो सेकंड है आपका वो है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र दक्कन में विस्तार है। अरावली क्षेत्र, यहाँ अरावली क्षेत्र में भी आपका क्या है? एक है आपका फरीदाबाद, एक है आपका गुरुग्राम। इन क्षेत्रों के बीच में सबसे पहले मानव निवास के साक्ष्य
प्राप्त हुए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने डिफरेंस समझना है। जो आपका पाषाण काल है वहाँ पे आपको दो आपके जो पाषाण काल है, एक तो आपका पूरा पाषाण काल है, एक आपका नव पाषाण काल है, ये दोनों पढ़ने हैं। जो नव पाषाण काल है इसको उत्तरोत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। अब जो पूरा पाषाण काल है यहाँ पे आपको दो स्थल देखने हैं, एक तो है आपका पिंजौर काल का पंचकुला वाला क्षेत्र, एक है आपका अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है, ये है दक्कन में। और जो शिवालिक वाली पहाड़ियाँ हैं उसका विस्तार कहाँ पे है, उत्तर में है। अब जो पिंजौर काल का वाला क्षेत्र है, यहाँ से 1.5 करोड़ वर्ष पहले पिलग्रिम्स महोदय को मानव कपाल मिला और यहाँ पर मानव के प्राचीनतम आवास के साक्ष्य मिले। यहाँ पे तो क्या है, मानव के जो प्राचीनतम आवास के साक्ष्य अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ से मिले, पूरा पाषाण कालीन सतल पिंजौर कालका से। अगर आपसे पूछ ले मानव निवास के प्राप्त साक्ष्य, मानव निवास के प्रथम प्राप्त साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं आपको अरावली क्षेत्र फरीदाबाद गुरुग्राम वाला क्षेत्र से। तो अब जो आपका नवपाषाणिक स्थल है ये आपका पूरा का पूरा क्या आएगा, सीसवाल सभ्यता। नवपाषाणिक स्थल के अंदर किसको रखोगे आप, सीसवाल सभ्यता को रखोगे। तो आपने क्या पढ़ा, जो शिवालिक की निम्न श्रेणियां हैं यहाँ पे कई नवपाषाणिक स्थल मिले हैं और सबसे पहले जो सभ्यता पढ़नी है सीसवाल सभ्यता, यानी कि इस सीसवाल सभ्यता के बाद आपने क्या पढ़ना है, इसके बाद आपने पढ़ना है हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ने से पहले जो कुछ वर्ड हैं, कुछ जो बेसिक जानकारी है, 2-3 वर्ड हैं, वो आपको बिल्कुल पढ़ लेने चाहिए। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड है आपका ऐतिहासिक काल। यहाँ से भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो पाषाण काल है, पूरा का पूरा जो पाषाण काल है उसको रखोगे। पूरा के पूरा जो पाषाण काल है किस में आएगा, प्रागैतिहासिक काल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, लिपि नहीं है। यहाँ पे आपके पास लिपि नहीं है, बट क्या है, यानी कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत या अवशेष आपके पास है। जहाँ पे आपके पास लिपि नहीं है बट पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो है। पुरातात्विक स्रोत मीन्स जो कोई मृदभांड है, कोई मोर है, कोई मणके हैं, अदरवाइज कोई मटेरियल खुदाई में मिला और उससे आपने अनुमान लगाया जो प्राचीन समाज है, यहाँ का समाज है, ऐसा रहा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल, पूरा का पूरा जो पत्थरों का काल है, जब पत्थरों के मकान में आदि मानव रहता था, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था और उनसे अपने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था, तो वो होगा आपका प्रागैतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं है, जहाँ पे लिपि नहीं है तो समाज कैसा होगा, निरक्षर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निरक्षर लोगों का समाज, निरक्षर लोगों का समाज या काल किसको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा प्रागैतिहासिक काल को। अब आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे लिपि तो है बट पढ़ी नहीं गई है। जो आपके पास आद्य ऐतिहासिक काल है वहाँ पे क्या है, आपके पास लिपि तो है बट पढ़ी नहीं गई है। और यहाँ पे आपके पास और क्या है, यहाँ पे है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे भी है आपके पास, यहाँ पे भी है। इन दोनों से यहाँ पे भी आप अनुमान पुरातात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग लगा रहे हो समाज का, यहाँ पे भी, यहाँ पे लिपि नहीं है बट यहाँ पे लिपि नहीं है। तो अब जो लिपि है, लिपि पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई है। क्यों नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि जो लिपि है, फॉर एग्जाम्पल आद्य ऐतिहासिक में आपको सीसवाल सभ्यता को रखा जाएगा, आद्य ऐतिहासिक में वैदिक सभ्यता को रखा जाएगा, आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सिविलाइजेशन को रखा जाएगा। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है
उसकी जो लिपि है, लिपि कैसी है, लिपि है भाव चित्रात्मक, चित्राक्षर लिपि। इसी कारण उसको गोमूत्री का ब्रूस्टोफैदन लिपि भी कहा गया है। तो उसको पढ़ना संभव नहीं है, कई बार कोशिश की है कई इतिहासकारों ने, बट पढ़ नहीं पाए हैं। तो यानी कि जहाँ पे लिपि है बट भाव चित्रात्मक चित्राक्षर लिपि होने के कारण उसको पढ़ा नहीं गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, आद्य ऐतिहासिक काल, फॉर एग्जाम्पल आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में क्या है, आपके पास लिखित सामग्री होती है, लिखित सामग्री यानी कि लिपि का प्रचलन यहाँ पे हो चुका था। जहाँ पे आपके पास लिखित मटेरियल, लिखित सामग्री हो बहुत सारी और उसको पढ़ा भी गया हो, तो उसको किस में रखोगे आप, ऐतिहासिक काल में रखोगे। यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके, पूर्व से वर्तमान तक। छठी शताब्दी जब महाजनपदों का उदय हुआ, स्टेट बनना आरंभ हुए और आपका लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज होने से क्या हुआ, यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो इस कारण यानी कि छठी शताब्दी से लेके वर्तमान तक का जो काल होगा वो आपका क्या होगा, ऐतिहासिक काल होगा। प्रागैतिहासिक काल आपको पता चला, आद्य ऐतिहासिक काल आपको पता चला, थर्ड है आपका यानी कि ऐतिहासिक काल, ये आपको पता चला। अब एक चीज़ और है आपकी, यहाँ पे है आपका प्राक स्थल, प्राक हड़प्पा सभ्यता। सेकंड है आपका प्राक हड़प्पा, प्रीपक्व हड़प्पा सभ्यता। और नेक्स्ट थर्ड है आपका उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता या फिर उत्तरोत्तर हड़प्पा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, प्राक स्थल वो होता है जहाँ पे नगरों का बीजारोपण हो रहा होता है, जहाँ पे नगरों का बीजारोपण हो। यानी कि यहाँ पे क्या था, जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे नगरों का बीजारोपण हो रहा था, नगरों का बीजारोपण हो रहा था, नगरों के बीजारोपण की शुरुआत हो रही थी। प्रीपक्व में क्या है, प्रीपक्व हड़प्पा सभ्यता में जो ये नगर थे ये विकसित अवस्था में आ चुके थे, इन्होंने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, इन्होंने कृषि करना आरंभ कर दिया था। यानी कि जब नगर क्या हो गए थे, विकसित फॉर्म में आ गए थे, विकसित रूप में आ चुके थे, विकसित रूप। नगरों का बीजारोपण प्राक हड़प्पा, यानी कि जब जन्म होता है तो प्राक, जब विकसित रूप होता है, जब डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति का तो प्रीपक्व में, और एक कारण ऐसा आता है जब उसकी मौत होती है तो उत्तरोत्तर काल में रखा जाएगा। यानी कि उत्तरोत्तर में क्या है, इस सभ्यता का क्या होगा, पतन। पहले सभ्यता का जन्म होगा, फिर उसका विकास होगा और एक टाइम पे किन्हीं कारणों से आपका क्या होगा, सभ्यता का पतन होगा। और जब सभ्यता का पतन होगा तो इस जो उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता है इसको उप सिंधु संस्कृति भी कहा गया है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, मानना है कई इतिहासकारों का, बाढ़ के कारण उसका पतन हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण उसका पतन हुआ है, या फिर आर्यों के आक्रमण के द्वारा उसका क्या हुआ है, पतन हुआ है। बहुत सारे कारण हैं। जब आप भारत का इतिहास करोगे, इंडियन हिस्ट्री करोगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा। अब आपने प्रागैतिहासिक पढ़ा, सीखा, आद्य ऐतिहासिक पता चला, ऐतिहासिक पता चला, प्राक पता चला, प्रीपक्व पता चला, उत्तरोत्तर पता चला, शीशवाल सभ्यता का पता चला, पाषाण काल पढ़ा, पूरा पाषाण पढ़ा और नवपाषाण पढ़ा। अब क्या है, अब बारी है आपकी जो BC। अब ये क्या है, ईसा पूर्व ईसा बाद। तो अब एक तो वर्ड है आपका BC, एक वर्ड है आपका BCE, एक वर्ड है आपका AD। तो यानी कि ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो BC। वहाँ उनके लिए उस डेट के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा मीन्स होता है युग। और AD मीन्स क्या होता है, AD मीन्स होता है एनो
डोमिनी, एनो डोमिनी। और एक होता है आपका CE यानी कि कॉमन एरा, कॉमन एरा। तो ये जो आपकी BCE है, BCE है, ये कहाँ पे पूछ लिया गया था? ये पूछ लिया गया था CTET के अंदर, यानी कि जो पीछे अभी CTET का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था BCE का फुल फॉर्म क्या है, BCE का मीन्स क्या है? तो बिफोर कॉमन एरा। BC का मीन्स क्या है? बिफोर क्राइस्ट है। और AD मीन्स क्या है? एनो डोमिनी है। CE का मतलब कॉमन एरा है। ये आपने कोई लाइन ले ली, यहाँ पे एक बिंदु रख दिया, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी। यहाँ पे आप क्या मानोगे? इस प्रथम सेंचुरी को ईसा मसीह का जन्म मानोगे, ईसा मसीह का जन्म। अब जो ये एक सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी है, इससे पहले की डेट किस में जाएंगी? BC में जाएंगी। और इसके बाद की डेट किस में जाएंगी? वो जाएंगी AD में। और ये किस में जाएंगी? BC में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये ईसा पूर्व और ईसा बाद। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यानी कि शिवालिक श्रेणियों का विस्तार उत्तर में है, और जो आपका अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उसका विस्तार दक्कन में है। तो यहाँ पे क्या है? शिवालिक की जो निम्न श्रेणियाँ हैं वहाँ पे नवपाषाणिक स्थल मिले हैं, और उन नवपाषाणिक स्थलों में सीसवाल सभ्यता का नाम आता है। सीसवाल सभ्यता की खोज कहाँ पे हुई? हिसार में। पहला क्वेश्चन। किसने की? सूरजभान ने। सेकंड क्वेश्चन। कब की? 1968 में की। तीसरा क्वेश्चन। कैसी सभ्यता है? कृषक सभ्यता। फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? दूध का प्रचलन। फिफ्थ क्वेश्चन। प्रतिनिधि कैसे थे? निग्रो ऑस्ट्रेलाइड। सिक्स्थ क्वेश्चन। दृश्यवती नदी घाटी में रहते थे, यहाँ के लोग कहाँ रहते थे? तो सेवन्थ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? चाक के ऊपर बने मृत भांड मिले हैं, हाथ से बने मृत भांड मिले हैं, मोरे मिले हैं, सिलबट्टे मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के समय के या पहले के अवशेष मिले हैं। और ये क्या थी? जो आपकी सीसवाल सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? ये थी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी जो आपकी सीसवाल सभ्यता है। और इसके बाद क्या है? यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन, यानी कि लगभग 9-10 क्वेश्चन बनते हैं। और हड़प्पा से पहले की सभ्यता थी ये जो सीसवाल सभ्यता। अगर पूछे तो ये हड़प्पा की पूर्ववर्ती सभ्यता थी, पूर्ववर्ती सभ्यता थी। पाषाण काल पूछे, पूरा का पूरा पत्थरों का काल, पूरा पाषाण काल में 2 आपके पिंजौरवा काल का, नवपाषाण काल में आपका उत्तरोत्तर पाषाण काल, इन दोनों को नवपाषाण बोला गया है। और इसमें रखोगे आप सारा का सारा सीसवाल सभ्यता को। और पिंजौर काल का क्षेत्र है, यहाँ पे 1.5 करोड़ वर्ष पहले पिलग्रिम्स महोदय को मानव कपाल मिला, और यहाँ पे मानव के प्राचीनतम आवास के साक्ष्य मिले। प्राचीनतम आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? पिंजौर काल का वाला क्षेत्र है। अरावली वाले क्षेत्र में मानव निवास के साक्ष्य मिले। वहाँ पे आवास के साक्ष्य है, यहाँ पे निवास के साक्ष्य हैं। तो अब यानी कि आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। और प्राक हड़प्पा क्या है? परिपक्व हड़प्पा क्या है? उत्तरोत्तर क्या है? BC क्या है? BCE क्या है? AD क्या है? CE क्या है? तो अब आप पढ़ोगे यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने भी स्थल हैं हरियाणा के अंदर वो आप पढ़ोगे। तो आपका पहला अब स्टार्ट होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कुछ बातें हैं आपका। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले जो पुरातात्विक भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? वो हुई 1861 में। और किसके नेतृत्व में? कनिंघम के नेतृत्व में। यानी कि इसका प्रथम महानिदेशक या अध्यक्ष किसको बनाया गया? वो बनाया गया आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया।
1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग के लिए ASI वर्ड का यूज करते हैं। तो प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। और यहीं पे क्या है आपका 1862 में कनिंघम महोदय ने ही पहली बार हरियाणा अक्षेत्र का अन्वेषण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पहली बार हरियाणा क्षेत्र का अन्वेषण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। पहला पुरातात्विक विभाग का जो निदेशक बनाया गया था, किसे बनाया गया था? कनिंघम को बनाया गया था। और जो पुरातात्विक विभाग की स्थापना है भारत में किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम महोदय के द्वारा। कब की गई थी? 1861 में। अगर वैसे देखा जाए हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर एक थे आपके DB स्पूनर। क्या थे आपके? DB स्पूनर थे, स्पूनर महोदय। इनका ध्यान गया था 1921-22 में, जब हड़प्पा की खोज होती है। तो DB स्पूनर का ध्यान 1921-22 में हरियाणा के अंदर थानेसर, हरियाणा में थानेसर के अंदर एक जगह है, थानेसर के अंदर जगह, और वहाँ पे मतलब क्या है? राजा करण सिंह का टीला, राजा करण का टीला, यहाँ पे उनका ध्यान जाता है। और वो क्या करते हैं? जो DB स्पूनर महोदय हैं, इस टीले का सर्वेक्षण करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर हरियाणा में पूछे तो DB स्पूनर 1921-22 में हरियाणा थानेसर पर राजा करण के टीले पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आप अब इसके बारे में क्या है, जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछे आपसे मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग अगर इसका टाइम पीरियड पूछे सभ्यता का, तो वो रहेगा आपका 2500 से लेके 1500 BC तक। अगर C14 यानी कि कार्बन डेटिंग विधि के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड पूछे हड़प्पा का, तो रहेगा 2350 से लेके 1750 BC तक। यानी कि C14 कार्बन विधि के अकॉर्डिंग 2350 से लेकर 1750 BC तक, मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग 2500 से 1500 BC तक। जो हड़प्पा सभ्यता है ये क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता अगर आपसे पूछ ले तो वो थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि यहाँ पे क्या है? तांबा के साथ क्या मिलाया जाता था? टीन, और फिर क्या बनता था? यानी कि कांसा बनाया जाता था। पहली नगरीय सभ्यता अगर आपसे पूछ ले, पहली नगरीय सभ्यता वो आपकी कौन सी थी? पहली नगरीय सभ्यता भी आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। और गार्गिन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता को पहली नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, घोड़े की जानकारी नहीं थी। यहाँ पे जो लोग हैं उनको लोहे धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। जो हड़प्पा है इसकी जो खोज है, खोज किसने की थी? खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी। किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और दयाराम साहनी के जो सहायक हैं, सहायक कौन थे? यानी कि सहायक के तौर पे कौन काम कर रहे थे इनके साथ में? वो कर रहे थे माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। किसके नेतृत्व में? अगर नेतृत्व में पूछे तो नेतृत्व जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में क्या की थी? हड़प्पा की खोज की थी। और सहायक के तौर पे कौन काम कर रहे थे? माधव स्वरूप वत्स। और इसकी अगर स्थिति पूछे आपसे, स्थिति अगर आपसे पूछे तो स्थिति क्या होगी? स्थिति होगी पाकिस्तान के अंदर जगह है, पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में। तो मोंटगोमरी ज़िला जो आधुनिक नाम है
इस क्षेत्र का आधुनिक क्षेत्र, आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक नाम है इसका साहिवाल क्षेत्र, साहिवाल क्षेत्र यहाँ पे हुई थी। और सबसे पहला जो स्थल मिला था वो हड़प्पा मिला था, तो इस कारण इसको क्या कहा गया है, इस कारण इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया है। कांस्य की यानी कि कांस्य धातु की जानकारी थी, तांबा व टीन मिला के कांसा का प्रयोग करते थे, तो इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा है। यहाँ पे सबसे पहले नगर बनना आरंभ हुए, तो इस कारण इसको नगरीय सभ्यता कहा गया है। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का अगर आकार आपसे पूछे, आकार है इसका त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकार है। त्रिभुजाकार मीन्स क्या है, ये आपका पूर्वी, ये आपका पश्चिमी सिरा, ये आपका उत्तरी, ये आपका दक्षिणी, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्कन। उत्तर में जो वो था क्षेत्र था, उत्तरी जो क्षेत्र था इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो था मांडा। दक्षिणी क्षेत्र था दायमाबाद। कई बुक में क्या दिखाते हैं, कई बुक में भगत राव भी यहाँ का दर्शाते हैं दक्षिणी क्षेत्र है, बट आपने दायमाबाद करना है। पूर्व का जो क्षेत्र था, पूर्वी जो स्थल था वो था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और जो पश्चिम का क्षेत्र था वो था आपका सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। अब जो आलमगीरपुर था ये था आपका यूपी में, ये था आपका जम्मू और कश्मीर में, ये था आपका महाराष्ट्र में, ये था आपका बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। अब जो ये है ये था आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पे। ये था आपका चिनाब नदी के, चिनाब नदी के तट पर। और ये था आपका हिडन नदी, हिडन नदी के तट पे था। और ये था आपका दासक नदी के तट पे, दासक नदी के तट पे। तो अब यहाँ से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो यानी कि जो उत्तरी स्थल है हड़प्पा का वो कौन सा है आपका, मांडा। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे हैं, चिनाब नदी के। पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, कहाँ पड़ता है, यूपी में। और किस नदी के किनारे हैं, हिडन के। और जो आपका सुतका गैंडोर है वो आपका पश्चिमी स्थल है, कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे हैं, दासक के। दक्षिणी स्थल कौन सा है, दायमाबाद, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे हैं, गोदावरी के। अब यानी कि जो उत्तर से लेके दक्कन तक का जो विस्तार था वो था आपका 1400 किलोमीटर। और जो पश्चिम से लेके पूर्व तक का विस्तार था वो था आपका 1600 किलोमीटर। यानी कि जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार था 1600 किलोमीटर, और जो ये उत्तर से दक्कन तक का विस्तार था ये था आपका 1400 वर्ग किलोमीटर, 14 किलोमीटर। और यहाँ तक जो जलीय सीमा थी, ये जलीय सीमा थी 1300 किलोमीटर। यानी कि अब अगर देखा जाए तो ये एरिया कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका, ये बनेगा ऐसे। यानी कि यहाँ पे क्या है, विस्तार आपका ज़्यादा है, तो यानी कि जो इसका आकार होगा वो आकार कैसा होगा, वो आकार होगा इसका ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजाकार। अब यानी कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा सिविलाइजेशन का, क्षेत्रफल है आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और लगभग अगर ये ना मिले तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से चीज़ें आपने समझनी है। अब भारत में सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा है, हरियाणा में कौन सा है, पुराना कौन सा है, हड़प्पा के स्थलों में कौन सा है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है जहाँ पे पजल होते हो आप। तो अगर यानी कि भारत में पूछ ले, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये होगा आपका गनेरी वाला, गनेरी वाला। अब जो बड़ा स्थल है यहाँ पे क्रम में लिख देता हूँ, गनेरी वाला। गनेरी वाला के बाद है आपका मोहन जोदड़ो, मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद है आपका
राखी गढ़ी और उसके बाद है आपका धोलावीरा। अब अगर आपसे पूछे भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो करोगे आप गनेरी वाला। चीज़ें समझनी है आपने। भारत में अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे तो कौन सा होगा? गनेरी वाला। अगर भारत ना दिया हो, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा पूछ ले तो करना है मोहनजोदड़ो। अगर हरियाणा में बड़ा पूछ ले तो राखीगढ़ी। दूसरे नंबर पर बड़ा पूछ ले अगर भारत में तो कौन सा होगा? धोलवीरा होगा। अगर हरियाणा में सबसे प्राचीनतम स्थल पूछ ले, प्राचीनतम स्थल अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका भिड़ाना होगा सबसे प्राचीन स्थल। यानी कि भिड़ाना क्या होगा? सबसे प्राचीन स्थल होगा भिड़ाना। और यहाँ पे क्या है? एक दक्ष खेड़ा है, उसको भी प्राचीन माना जाता है। महम के अंदर है, फरमाना महम ये रोहतक के अंदर है। तो प्राचीनतम स्थल आपका हरियाणा में भिड़ाना रहेगा। सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। और अमरेंद्र नाथ ने पहले यहाँ पे खुदाई उत्खनन किया था। बाद में 2014 में बसंत सिंह ने यहाँ पे खुदाई करवाई और DNA किया, कंकाल जो यहाँ से मिले थे, और उसमें एक बात सामने निकल के आई कि बिहारिये हैं वो भारत के ही निवासी हैं, वो बाहर से नहीं आए थे। और बहुत सारी बातें हैं, जब आप डिस्कस आगे करेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीप आपको बिल्कुल UPSC लेवल का यानी कि करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सिविलाइजेशन का राखीगढ़ी है और प्राचीनतम स्थल कौन सा है? आपका भिड़ाना है। हरियाणा के अंदर क्या थी? एक हाकड़ा संस्कृति थी। क्या थी? हाकड़ा संस्कृति थी। जो ये हाकड़ा संस्कृति है ये क्या थी? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हाकड़ा संस्कृति क्या थी, हाकड़ा नाम इसको क्यों दिया गया है, और हाकड़ा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का आपको बता दिया। हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे आपको हरियाणा में तो वो है आपका राखीगढ़ी। अब आपने कमेंट करना है अगर हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछे तो कौन सा होगा? तो अपना आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप नीचे डाल सकते हो। तो अब ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड क्या है? C14 के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड क्या है? कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, घोड़े की जानकारी नहीं थी, लोहे धातु का ज्ञान नहीं था, आकार त्रिभुजाकार था, खोज किसने की, किसके नेतृत्व में की, कब की, और सहायक के तौर पे कौन थे, कहाँ पे है? ठीक है, तो रावी नदी के बाएं तट पे है। ये जो हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पे है। तो अब आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। उत्तर में कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? दक्कन में कौन सा है? ये आपका क्या है? ये सारा का सारा आपका हड़प्पा है। अब आपका यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा का जो जितना रहता है कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने कर लिया, वीडियो को पूरा देख लिया प्रॉपर वे में, तो हरियाणा का तो जाएगा ही नहीं। आपका जो इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो भी हरियाणा के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो भी बाहर नहीं जाएगा। तो यानी कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो बिल्कुल डीप पढ़ रहे हो। अगर जो HSSC है अगर डीप भी जाती है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आप वीडियो प्रॉपर वे में देखते हो। अब इससे आगे क्या है? हड़प्पा का कुछ हिस्सा रहता है, जैसे नगर योजना थी, पूर्वी टीला था, पश्चिमी टीला था, कहाँ पे चार दीवारी थी, कहाँ पे कच्ची ईंटें थी, कहाँ पे पक्की थी, कितना अनुपात था। जो हरियाणा के अंदर स्थल है राखीगढ़ी है, भिड़ाना है, दक्षखेड़ा है, गिरावड़ है, मदीना है, फरमाना है, या फिर आपका मित्ताथल है, या फिर आपका ये छोटे मोटे भगवानपुरा है, दौलतपुरा है। तो ये सारे के सारे स्थल हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पे करवाया बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।